जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हमने शुरू किया था अंडर 21, ठीक है। मैंने ये भी आपको कहा था कि दैट इज अ वेरी लेंथी ऑर्डर इन दिस कोड, ठीक है। तो अब हमने शुरू किया था इसमें, ठीक है। इसका हमने क्रक्स जो है वो ठीक है, इसमें अब रूल 1 है बेटा, रूल 1 है, ठीक है। तस्वीर मैंने आपको दे दी कि मोड ऑफ दी पेमेंट, ठीक है बेटा। कौन सा मोड ऑफ पेमेंट, समझ आ गई? यानी कि ये पेमेंट होगी कहाँ कहाँ पे, यानी कि जो बिक्री है इसकी एग्जीक्यूशन के बारे में अब हमें जो पहला स्टेप है, ठीक है। पहली बात वो कहता है कि शैल बी फॉलो इन सच कोर्ट हुज ड्यूटी इज एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब उस कोर्ट में होगी जिस कोर्ट की ये ड्यूटी है कि उसने वो डिग्री एग्जीक्यूट करवानी है। सो नंबर 1। उसके बाद अगर कोर्ट अलाउ करती है आउटसाइड द कोर्ट, वही कोर्ट अगर आपको अलाउ करती है तो 3 बातें मैंने लिख दी है। वो बैंक भी हो सकता है, आपकी पोस्टल जो है वो मनी ऑर्डर भी हो सकता है। और याद रखिएगा जब आप इसमें आओगे तो फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट इट इज मैंडेटरी सच पेमेंट मस्ट बी साइंड बाय द डिग्री होल्डर, ठीक है। जब भी आपने ये तमाम बातें कर उसकी पेमेंट उसको मिल जाएगी, वो क्या कर देगा, आपको साइन कर देगा, ठीक है। और इससे पहले उन्होंने ये बात वाज़ह तौर पे लिख दी कि व्हेन यू आर गोइंग टू पे द अमाउंट टू द डिग्री होल्डर, जिसके हक में डिग्री होल्डर जो था, जिसके हक में डिग्री पास हुई थी, जजमेंट डेप्टर जो है उसको पे करने जा रहा है, तो आपने उसको क्या करना है, नोटिस देना है किस चीज़ का, कि जनाब मैं आपको ये पैसे अमाउंट देना चाहता हूँ। ये है आपका रूल 1 ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट उसने वाज़ह तौर पे लिख दिया रूल 2 में, ठीक है, कि अगर आपकी पेमेंट है आउटसाइड, यानी कि कोर्ट, जिस कोर्ट में जो है वो आपके आपस में कोई जो है वो मामला तय पा जाते हैं, और मोस्टली होता है ऐसे ही है बेटा, ठीक है। और 30% प्रैक्टिस यही होती है जहाँ पे आपको यकीन हो तो कि यहाँ पे जो बंदा है वो मेरे पैसे खा जाएगा, या जो है मेरे पैसे नहीं होंगे, तो फिर तो आप विदिन कोर्ट करवा सकते हो अगर आपकी सेटलमेंट हो जाती है आउटसाइड द कोर्ट। तो इसमें जो उन्होंने रूल 2 में लिखी है बातें, वाज़ह तौर पर उन्होंने लिखा है कि जब when the payment has been made within the outside the court, ठीक है, तो याद रखिएगा डिग्री होल्डर का सेटिस्फाई होना, उसका मुतमैन होना जरूरी है। समझ आ गई बात की? जब तक डिग्री होल्डर कोर्ट को मुतमैन नहीं करेगा ना, जब तक आपका डिग्री होल्डर है कोर्ट को मुतमैन नहीं करेगा, बेशक वो आपकी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लमसम, ये अगर आपको ये सारी बातें जो तस्वीर मैंने सेंड की है रूल 2 में, ये जो बातें मैंने लिखी हैं, ठीक है बेटा, इसके आखिर में मैंने ये लिखा है कि डिग्री जो है सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री होल्डर, अगर आप तस्वीर देख रहे हो रूल 2 में ये बातें हमने देखी हैं, ठीक है, कि आप उसको क्या करते हो, मुतमैन करते हो किसको, बोला डिग्री होल्डर को, वो राजी हो जाता है तो फिर आप आपकी अदालत क्या समझेगी कि आप वाकई इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। अच्छा बेशक इसमें मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, इट इज amicably has been settled before the court among the parties in the form of payment is in the form of installment or in the form of lump sum। समझ आ गई? जब भी आपकी कोई सेटलमेंट हो जाती है बेटा, कोई भी आपकी सेटलमेंट हो जाती है तो उस पर कोर्ट को कोई इतराज भी नहीं होता। तो आप जो जैसे आपके आपस में लेन देन का तरीका हो जाता है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। समझ आ गई बेटा बात की? ये है रूल 20 अंडर 21 रूल 2। इसमें रूल जो है 2 का नेक्स्ट इसमें लिखा है उसने, व्हेन द जजमेंट डेप्टर पेज द अमाउंट, ठीक है, कि जब वो अमाउंट पे करता है आपका डिग्री होल्डर को, कौन बोला, जजमेंट डेप्टर, जिसके हक में डिग्री जो है वो होती है पास, जब उसको पेमेंट करता है जजमेंट डेप्टर जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई होती है, तो वो उसके लिए वो क्या कर सकता है, उसको नोटिस देगा। इसमें भी नोटिस की वो बात करता है कि जब वो पेमेंट के लिए कहता है तो उसको जब अमाउंट पे करनी होती है तो उसको नोटिस का कहेगा किस चीज़ को, डिग्री होल्डर को, मैं फिलहाल दिन को या फिलहाल जगह में मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा।
समझ आ गई बात की। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका नोटिस है, अगर वो नोटिस नहीं होता, अगर डिग्री होल्डर नोटिस जो है आपका इसमें जब इस तरीके से दोनों ने रिसीव करते आते हैं एक दूसरे को रसीदें देनी, अब मैं पैसे देता हूँ आपको, ठीक है, मेरे खिलाफ डिग्री पास हुई थी, मेरे खिलाफ डिग्री पास हुई थी तब मैं पे करता हूँ, ठीक है, अब अगला बंदा मुझे उसकी रसीद नहीं देता या मुझे कोई नहीं उसका कोई प्रूफ नहीं देता, देन आई कैन अप्रोच द कोर्ट, ठीक है, कि मैं जो इसकी जो रकम है मैंने इसको ये नोटिस दिया था, ठीक है, लेकिन इसने मुझे रसीद ना दी है, तो फिर मैं एज अ डिफेंडेंट एज अ जजमेंट डेप्टर आई कैन अप्रोच द कोर्ट for the such payment and I will inform to the court that I have paid the amount but there was no receipt from the degree holder। समझ आ गई बेटा बात, ये सारी बातें मैंने कोर्ट को जाके मैं आई कैन अप्रोच, ठीक है, अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो मुद्दई जो है आपका वो बेईमान हो जाता है या मुझे वो रसीद देने से इनकार करता है, तो फिर मैं कोर्ट को जाके क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट रूल इसी में 3 है, ठीक है, कि एज एनी पेमेंट इन द मैनर, जो आपके जो आपने है वो पेमेंट जितने भी मेयर आपको बता दिए गए हैं, जितने भी मेयर आपको इस अभी तक हमने पढ़े हैं, यानी कि विद इन द कोर्ट है या आउटसाइड द कोर्ट है, ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज जो है इसको राइटिंग में नहीं लेके आते, ठीक है, आपकी कोई इसमें नहीं है, दैट शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। जब आप यानी कि समझते हो जब आपकी प्रॉपर्टी दो से ज्यादा जुरिस्डिक्शन में फाल करती है, 2 या 2 से ज्यादा जुरिस्डिक्शन में फाल करती है, तो आप किसी भी अदालत में क्या करते हो, जाके एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन है दे सकते हो। यानी कि एक मेरी प्रॉपर्टी थी वो एक बॉर्डर में आ गई, उस पे फैसलाबाद की भी है और शेखपुरा की भी। सर आवाज काट रही है, सर आवाज काट रही है। मेरा नेट थोड़ा स्लो हो रहा है, नेट स्लो हो रहा है, तो नेट का मसला मेरा मसला नहीं है बेटा, ठीक है जी। अब आ रही है आप सबको आवाज? जी सर हमें आ रही है आवाज, मुझे आ रही बिल्कुल ठीक। जी सर बिल्कुल ठीक आ रही जी है। आप सर जोन का नेट लगवा लें सर, वो ठीक है सर, चलता है। मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज। अब नेक्स्ट है बेटा इसमें कि अगर आप जो आपकी प्रॉपर्टी है जिस पे एग्जीक्यूशन होनी है, यानी कि वो विद इन 2 कोर्ट्स, यानी कि 2 कोर्ट्स की आती है जुरिस्डिक्शन में, तो आप किसी भी कोर्ट में जाके क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये पहले बातें आपने सेक्शन 6 से लेके ऑनवर्ड 23, 24 तक ये बातें हो चुकी हैं, ठीक है जी। बेटा जहांजेब आपको आवाज आ रही है बेटा? जिसको बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही ना, तो आपने अपना हैंड रेज करना है, आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट इसी में उसने कहा कि मोड ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, कि आप अपनी अगर डिग्री जो है आपकी एक जिले से दूसरे जिले में क्या करवाना चाहते हैं, ट्रांसफर करवाना चाह सकते हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा उस डिग्री को एक जिले से दूसरी जिले से भी क्या करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं। समझ आ गई बेटा बात? मैं एक नेट बेटा मैं चेक कर लूं, एक मिनट बेटा। अब आ रही है आवाज सबको? बेटा अब आवाज सबको आ रही है? बेटा आवाज आ रही है सबको? शकीब आवाज आ रही है आप सबको? बेटा शकीब आप बोलो, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज जी सर, आ रही है आवाज। हाँ बस ठीक है, पहले 3G चल रहा था तो ये मसला आ रहा था, ठीक है जी सर अब आ रही है। अब सबको आवाज आ रही है बेटा? ये मॉर्निंग वाल को आवाज आ रही है जी? अब बेटा हमने कहा कि अगर आप अपनी डिग्री जो है वो क्या करवाना चाहते हो, ट्रांसफर करवाना चाहते हो फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू एन अदर डिस्ट्रिक्ट, समझ आ गई, और आप समझते हो कि वहां पे जो प्रॉपर्टी है 2 कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाई करती है, ठीक है, रूल 5 की बात कर रहा हूँ, तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा ना, वहाँ की जो जिले अदालत होगी, जो सबसे बड़ी एपेक्स कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होगी, तो वो कोर्ट क्या कर सकती है बेटा, उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है। ये रूल 5 है, ठीक है, क्या कर सकती है, एग्जीक्यूट करवा सकती है
बेटा अब उम्मीद है सबको आवाज आ रही होगी, ठीक है। अच्छा अब इसमें हमने ये शुरू किया बेटा आर्डर 21 से। रूल 1 में हमने ये कहा कि आपकी जो पेमेंट है वो विद इन कोर्ट हो सकती है। दो टाइप्स के मोड्स थे, विद इन कोर्ट और आउटसाइड द कोर्ट, ठीक है। यानी कि इसकी जो पेमेंट है कोर्ट के अंदर भी हो सकती है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की, और एक आउटसाइड द कोर्ट भी हो सकती है। अगर कोर्ट आपको कहती है, ठीक है, तो वो बाय द वे ऑफ बैंक हो सकता है, बाय द वे ऑफ पोस्टल मनी हो सकती है, ठीक है। और उस बात को याद रखिएगा कि जब होगी तो उस पर डिग्री होल्डर जो होगा उसके साइन होने जरूरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आ गए रूल 2 में कि हमने अगर पेमेंट है आपकी आउटसाइड द कोर्ट, तो आपने सबसे पहले किसको मुतमईन करना है, अपने डिग्री होल्डर को। बेशक आपके डिग्री होल्डर के साथ जो मामला तय पा जाते हैं, ठीक है, आपके जो मामला तय पा जाते हैं, बेशक इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लम सम होते हैं, जो भी तरीका है आपका, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, उस अंदाज में पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद हमने ये कहा कि नोटिस होगा, अगर आपका जो डिग्री होल्डर है वो नोटिस या रसीद देने से आपको इनकार करता है, देन एज अ डिफेंडेंट यू कैन अप्रोच द कोर्ट एंड मे इन्फॉर्म अबाउट द पेमेंट। समझ आ गई बात की। उसके बाद हमने ये कहा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी दो कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन में फाल करती है, तो कोई भी कोर्ट को क्या कर सकती है, एग्जीक्यूट करवा सकती है। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा फिर उसमें मैंने ये कहा कि जब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आप सपोज टोपा से फैसलाबाद में भेजते हो, ठीक है, और वहां पे जो उसकी प्रॉपर्टी है वो दो कोर्ट की जुरिसडिक्शन में फाल कर रही होती है, तो फिर ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी ना, बजरिया नोटिस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी उसको क्या करवाएगी, एग्जीक्यूट करवाएगी। समझ आ गई बेटा। यानी कि अगर आपको फैसलाबाद में आती है तो फैसलाबाद में तहसील समुंदरी भी है, सिविल जज समुंदरी अलग होगा, सिविल जज फैसलाबाद अलग होगा। समझ आ गई। फिर जो फैसलाबाद का डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो उसको क्या करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर आप अपनी डिग्री एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, अगर जंग से डिग्री ट्रांसफर होती है, फैसलाबाद में जाती है, और वहां पे भी जो है आपकी जो है प्रॉपर्टी जिस पर डिग्री की एग्जीक्यूशन होनी है वो दो कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन में फाल करती है, तो फिर जो जिले की बड़ी अदालत होगी फिर वो क्या करवाएगी, उसको एग्जीक्यूट करवाएगी। समझ आ गई बात की बेटा। अच्छा उसके बाद बेटा जब नेक्स्ट है इसमें कि when original court wants to the execution of the decree by the an other court, by an other court, आपकी क्या करती है, जो आपकी ओरिजिनल कोर्ट है, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की होती है, वो खुद चाहती है कि ये जो मेरी डिग्री है ना, जो मैंने पास की है, इसको एग्जीक्यूट करवाया जाए, ठीक है, किसी और कोर्ट के जरिए। समझ आ गई। रूल 6 की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास किताब है तो बेटा, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, रूल 6 की, ठीक है। प्रोसीजर में द ओरिजिनल कोर्ट डिजायर्स दैट इट्स ओन डिग्री शुड इसमें बेटा अब मैं ये बता रहा हूँ, रूल 6 की बात कर रहा था मैं, ठीक है। रूल 6 की, कि रूल 6 जो है ना, अगर एक कोर्ट ने सपोज आपकी फैसलाबाद में, फैसलाबाद अच्छा अब जो आपकी कोर्ट है ना बेटा फैसलाबाद, जो उसने डिग्री पास की, वो चाहती है कि मेरी जो एग्जीक्यूशन है ना, सपोज सिविल जज फैसलाबाद वो कहता है कि मेरी जो एग्जीक्यूशन है तो ये कोई और जज कर दे, ठीक है। तो फिर वो जज क्या करेगा, एक तो अपनी उस डिग्री की कॉपी भेजेगा, समझ आ गई, साथ फिर उसके सर्टिफिकेट, ठीक है, फोर्थ विद डिग्री, ठीक है, उसमें लिखेगा कि डिग्री हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड बाय द फॉर्मर कोर्ट। इसमें इस बात की वाज़ेह तौर पे वो लिख देगा कि डिग्री पास मैंने की है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन आपने करवानी है, लेकिन स्टिल अभी इसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई। समझ आ गई बात की। या वो ये लिखेगा बाकायदा कि इसका कुछ हिस्सा मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया है, या इसका कुछ हिस्सा मैंने एग्जीक्यूट नहीं करवाया। तो बाकायदा जो कोर्ट एग्जीक्यूशन के लिए वो सर्टिफिकेट भेज रही होगी, उसके लिए मैंडेटरी है कि उसने सर्टिफिकेट में उसका जिक्र करना ही करना है,
ठीक है। अगर उसने उसका कुछ हिस्सा एग्जीक्यूट करवाया तब उसका जिक्र करेगी, अगर उसने उसका कुछ हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं करवाया उसका जिक्र वो बाकायदा अपनी कोर्ट में क्या करेगी, अपने सर्टिफिकेट में लिखेगी कि ये जो डिग्री है इसकी पास मैंने कर दिया लेकिन इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं करवाया। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया तो किस हद तक करवाया, आधा, हाफ या फुल, जितनी भी उसकी डिस्क्रिप्शन है वो बाकायदा कोई भी क्या करेगा, इसको जब सर्टिफिकेट कोर्ट भेजेगी फार्मर कोर्ट, ठीक है, उसमें उसके बाकायदा डिस्क्रिप्शन में वाज़ह तौर पे इस बात का जिक्र करेगी। अच्छा, उसके बाद जो इसका ऑर्डर होगा ना, ठीक है, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सच एग्जीक्यूशन इफ, यानी कि जो भी इसकी आपका भेजेगा ना सर्टिफिकेट, दैट शैल अमाउंट एज एन ऑर्डर, जो सर्टिफिकेट होगा ना वो जस्ट एक किस चीज को, अगर वो ऑर्डर नहीं भी भेजता, अगर वो ऑर्डर नहीं भी भेजता तो याद रखिएगा बेटा, ऑर्डर नहीं भी भेजता, ठीक है, ऑर्डर नहीं भी भेजता तो जो वो सर्टिफिकेट भेज होता है दैट्स सफिशिएंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। उसके बाद याद रखिएगा when the all documents have been sent to the such court for the execution of degree then there is no need to prove, यानी कि फिर उनको फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा जी बेटा मैं ये कह रहा हूँ लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप उस कोर्ट उसका ऑर्डर नहीं भी करती, लास्ट पॉइंट मेरा ये था कि वो जस्ट सर्टिफिकेट भेज देती है, जिस सर्टिफिकेट में तमाम डिस्क्रिप्शन लिख देती है कि ये डिग्री वेदर एग्जीक्यूट हुई है, ये डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर इस डिग्री का कोई पोर्शन जो है उसमें पहली कोर्ट ने उसको एग्जीक्यूट करवाया और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो दूसरी कोर्ट को भेज देता है, तो बकायदा वो सर्टिफिकेट जो होगा ना बेटा, वो सर्टिफिकेट्स दैट्स इनफ, देयर इज नो नीड ऑफ सम स्पेसिफिक ऑर्डर, यह कोर्ट ऑर्डर कर देगी। उन इन दोनों में से कोई एक चीज भी भेज देती है ना फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, तो दैट्स इनफ। और अब नेक्स्ट बात जो मैं कर रहा हूँ कि जब नेक्स्ट कोर्ट जो है उसकी तमाम कॉपीज रिसीव कर लेती है, क्या कर लेती है, रिसीव कर लेती है कोर्ट, जिस कोर्ट ने एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो फिर उसको फर्दर देयर इज नो नीड ऑफ एविडेंस, देयर इज नो नीड ऑफ अदर प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन। तो कोर्ट जैसे वो कोर्ट भेजेगी उसके मुताबिक उसको क्या कर देगी बेटा, एग्जीक्यूट करवा देगी, कोर्ट क्या करवा देगी, एग्जीक्यूट करवा देगी। ये है रूल आपका 7, ठीक है। जैसे जैसे आपकी को नेक्स्ट कोर्ट को वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे ना, जैसे जैसे कोर्ट को क्या होंगे बेटा, वो डॉक्यूमेंट रिसीव होंगे, कोर्ट उसके मुताबिक ही क्या कर देगी, उसको एग्जीक्यूट करवा देगी। और कोर्ट को जो है उन डॉक्यूमेंट्स को जो एक अदालत ने भेजे होंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, कोर्ट को उन चीजों को प्रूव करवाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बेटा बात की? यानी कि अगर एक फैसलाबाद में एक कोर्ट ने भेजे हैं कि जनाब आप इस डिग्री को क्या करवाओ, ट्रांसफर करता है एग्जीक्यूशन को, तो जो पहले वाली अदालत के भेजे हुए डॉक्यूमेंट्स है ना, कोर्ट उनको प्रूव करवाने के लिए नहीं कह सकती, उनको ये नहीं कहेगी कि इनको क्या किया जाए, दोबारा प्रूव किया जाए। अच्छा, अब सपोज अगर आपकी एग्जीक्यूशन है रूल 8 में, ठीक है बेटा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री वो करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, समझ आ गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जंग ट्रांसफर करती है किसको, फैसलाबाद की कोर्ट को। तो याद रखिएगा वही कोर्ट सेम कोर्ट होगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जंग हमेशा एग्जीक्यूशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद को कहेगी, यानी कि उसका जो रैंक है उसका क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। यानी कि जो डिग्री एग्जीक्यूशन होनी है ना, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भेजी है, किस कोर्ट ने भेजी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भेजी है, तो जब जिस कोर्ट ने उसको एग्जीक्यूट करवाना है अगर वो भेजने वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो एग्जीक्यूशन के लिए भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होना जरूरी है। समझ आ गई बेटा बात की? ये है रूल 8 आपका। इसके बाद उन्होंने रूल 9 में लिखा है कि अगर एग्जीक्यूशन है बाय द हाई कोर्ट, अगर आपकी एग्जीक्यूशन है हाई कोर्ट, अगर डिग्री जो कि हाई कोर्ट को भेजी गई है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, समझ आ गई बात की, तो हाई कोर्ट भी उसको उसी इन सेम प्रिस्क्राइब्ड मैनर्स में एग्जीक्यूट करवाएगी जैसे उसको एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने क्या करवाना था, एग्जीक्यूट करवाना था। अब सपोज किसी कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट को डिग्री भेज दी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, तो याद रखिएगा वो कोर्ट भी क्या करेगी बेटा, हाई कोर्ट उसी अंदाज में उसको एग्जीक्यूट करवाएगी जिसकी उसकी फार्मर कोर्ट ने उसको क्या करवाना था, एग्जीक्यूट करवाना था। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, अब इसके बाद बेटा 9 रूल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन का, इस चीज को कल देखेंगे।
ठीक है। अब यहाँ तक बेटा जितने आपके क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं ना, रूल 1 से लेके रूल 9 तक, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, तो मेरा नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं तो बार बार इस चीज को देख रहा हूँ। ठीक है, तो आपने बेटा जो सवाल आपने पूछने हैं मेरे से रूल 1 से लेकर रूल 9 तक, जो भी आपने बात मेरे से पूछनी है जी बिस्मिल्लाह पूछें। मैंने आपको ये ऑप्शन दे दिया। जिन्होंने मुझे हैंड रेज किए हैं, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद बिलाल, ये मोहतरमा आईफोन, बिलाल अवान, कमर इलाई, अवैस मेहर, अवैस बाजवा, ओम सुल्तान और ये हमजा मुनीर। जी बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करते जाएं और मेरे से सवाल पूछें। मैंने ये आपको अनम्यूट कर दिया आपकी तरफ से। जी शकीब। सर कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास में। जी बेटा। नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गई है। जी बेटा पूछें, क्योंकि आज मेरा नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है। जी मैंने चैट बेटा आपकी बंद की हुई है इस वजह से, क्योंकि आप जो आजकल ये जो आपकी क्लासेस में एक्सपीरियंस चल रहा है, लड़कियां साथ होती हैं बड़ी गंदी और बेहुदा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मुझे मुंह रखना जी सर वो इश्यूज आते रहते हैं इश्यूज ऐसे। जी, तो इस चीज को मैंने मैनेज करना होता है, इसलिए आज मैं माई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो आज आप कोई क्वेश्चन है तो बेटा जी बिस्मिल्लाह पूछें। अब आपके पास टाइम है, टाइम ही मेरा खत्म होने वाला है, पूछें। जी बेशक LLB इवनिंग, LLB 3 ईयर मॉर्निंग, LLB 6 इवनिंग बी, बेटा कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो जी बिस्मिल्लाह, आप परेशान हो, घबराओ नहीं। और एक दफा मुझे अपनी शक्ल भी दिखा दो, मुझे तो 4 लोग नजर आ रहे हैं। जी कमर कोई क्वेश्चन पूछना बेटा? सर जी आज काफी स्टूडेंट गैर हाजिर थे, हाजिरी सर यकीनी बनाया करें सबकी। जी जी मेरे पास 72 है इस टाइम। सर क्लासेस का इशू होता है टाइमिंग के हवाले से, तो आप 12 बजे मेरी काइंडली टाइम को फिक्स कर लें। 12 बजे कंफर्म है कमर लाइए। आज भी 12:20 पे हुई है। बेटा 12 वो आपकी वजह से हुई है। देखो मुझे अगर थोड़ा सा ये 20 मिनट आप दे दो ना, तो ये मैं तस्वीरें आपको बना के सेंड कर सकता हूँ, आपके लिए आसानी होगी। मुझे थोड़ा सा आप टाइम दो तो ठीक है, क्योंकि 12 बजे मेरी पहली क्लास खत्म हो रही होती है। ठीक है 20 मिनट में कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं, ये आपकी आसानी है। सर असि 24 घंटे वेले जो मर्जी। जी 12 बजे मेरी क्लास 12:10 में कंफर्म, 12:10 3 दिन 12:10 ठीक हो गया सर। जी 12:10 ठीक है सर। इंशाल्लाह मैंने लिमिटेशन एक्ट भी शुरू करवाना है, उसके भी इंशाल्लाह मंडे को मेरा लेक्चर होगा, वो लिमिटेशन एक्ट पे जर्नल होगा। ठीक है, तो साथ साथ 2 लेक्चर इसके पढ़ाऊंगा, एक लिमिटेशन सवाल है। जी जी वो कुछ बेटा जी ये लमसम अमाउंट से क्या मुराद है? लमसम इकट्ठी बेटा, एक दफा पे करना चाहते हो? अच्छा सर ये जो आपने नोट्स भेजे थे उसी टाइप के नोट्स जो हैं वो अगर हो सकें तो वो लाजमी भेज दिया करें। शकीब आप बना दिया करें, ये आपकी क्लास फेलोज हैं जो बनाते हैं, आपके सीनियर लोग हैं जो अटेंड करते हैं, शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। ये जो आप ये मैंने रिकॉर्डिंग होती है ये आप YouTube के ऊपर अपलोड कर दिया करें। अच्छा एक बेटा मेरी बात गौर से सुन लो, मेरा हर लेक्चर आपका आपके पोर्टल पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी, मेरा हर लेक्चर है ठीक है सर, आपके पोर्टल पे पड़ा हुआ है। पोर्टल पे है जी 6 मिनट ओके है आपके पास। मेरे CRPC के, मेरे PPC के, CNSA के जितने भी मेरे हैं ना ये लेक्चर मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, अगर आपने सुनने तो वहां सुन सकते हो। सर चैनल का नाम क्या है? बेटा मेरे नाम से होगा, जो लिंक आपके पास आएगा उसी लिंक पे पड़े हुए हैं, आपके पोर्टल पे लिंक पड़ा हुआ है। ओके सर, एक ही चैनल है हुए हैं। एक ही चैनल है। ठीक है सर। आपने जिस चीज के मेरे से लेक्चर पढ़े हैं सारे वहां पे लगे दीजिए। सर जी पंजाबी का कोई शेर ही अच्छा सा सुना दे सर, जो अक्सर आप सुनाते हैं। असल में आपकी शिकायत लगा देंगे। फकत बस जी और जी सर वो सुना देना शेर, फकत बस यार क्या है मैं जो रोसा तो कल रोसी। सर वो सुना दे। सुना तो दिया आपने। सर जी हम आपकी आवाज में सुनना चाहते हैं। बेटा ये अटेंडेंस होना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो हमारे पास शुरू हुए हैं। सर ये पेपर्स का क्या हिसाब किताब होगा? बेटा पेपर होने तब आपने पास होना, तसल्ली रखो। कब सर? सर ना सितंबर में। सर वो ना चेहरा साफ नहीं आता इसलिए वो कैमरा बंद कर देते हैं। अच्छा अच्छी बात है, कोई क्वेश्चन भी पूछ लो मेरे से। सर जी आपने अटेंडेंस ना स्टार्ट सर अटेंडेंस तो नहीं स्टार्ट होगी। तो मैंने किसी ने की, लेकिन जो मेरे पास ये देखो ये खुद है, ये लिंक हमने जो आपकी मेरे पास आ रहे हो ना लोग, मैंने आज आपको रोल नंबर यही लिंक मैंने अपने पोर्टल पे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सर क्या हाल है?
जी बेटा अस्सलाम वालेकुम सर सर। क्या हाल है? कैसे हैं सर जी? बेटा को क्वेश्चन पूछना आपने। जी अल्लाह का शुक्र। बेटा कोई क्वेश्चन आपने पूछना है या मैं रिपीट कर दूं? बेटा कोई क्वेश्चन आपने पूछना है? जी बिलाल अमान ये क्या आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो? सवाल पूछने के बाद पूछने पूछो। बिलाल अमान जी तब वो कोई बाहर आ गया था दरवाजे पे, वो चेक करने गया। तो एड्रेस अच्छा मोहम्मद इमरान जी, मोहम्मद इमरान जी मोहतरम, मोहतरम मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी उसके बाद ओम सुल्तान जी आपने क्या बात पूछनी? सर आपका बस प्यार चाहिए सर, बात तो पूछने वाली कोई नहीं सर। चलें थैंक यू वेरी मच। इसके बेटा ये रूल 9 तक कोई बात पूछनी है जी? सर जी काइंडली ये जो माइक्स है ये म्यूट कर दें, समझ नहीं लग रही है। जी आपने मेरी क्लास ये नहीं बोली कोई आप। आवाज आई है। जी कमाल नहीं आपने मुझे ज्वाइन लेट किया मेरी क्लास में, अब 2 मिनट रह गए 3, आपने मुझे लेट ज्वाइन किया। ठीक है ना जी, आपने मुझे अली कमाल आपने सर जी अगली क्लास सर वो 1 बजे का टाइमिंग था तो मैंने सोचा कि 1 बजे होगी क्लास। जी 12 बजे मेरी क्लास 12 बजे नहीं है, 12:10 पे कंफर्म 12:10 ये याद रख लो। ओके सर मेरा टाइम पक्का इंशाल्लाह है सर। 12:10 कंफर्म है, किसी की क्लास हो ना हो मेरी क्लास 12:10 में होनी है। सर मैसेज नहीं आया था हमारे पास, तो मैसेज चेक किया नहीं पता था। जी अगर आप मैसेज पढ़ोगे तो मैसेज के साथ नीचे क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग है, मेरी ऑर्गेनाइज नहीं है, स्केड्यूल मीटिंग नहीं है। मेरी राइट साइड पे मैसेज के आखिर में टाइम लिखा होता है, चलो सर आज राइट साइड पे। सर आपका सर आज के लिए माफी 1 से 2 लिखा हुआ है। याद करेंगे। जी आज के अगर मैसेज में आप नीचे पढ़ोगे ना राइट साइड पे मेरा टाइम लिखो तार मैसेज में। चलो सर आज की जो होगी तो इंशाल्लाह से याद करेंगे सर, आज की लगा मेहरबानी। जी एतजाज कम्बो जी, कम्बो साहब मेरी आवाज आ रही है? एतजाज कम्बो जी बेटा, और कोई जी बेटा कोई क्वेश्चन आपने पूछना है? तो ये जो 150 बंदा मेरे सर साथ ये बैठा है सर ये मिड तो नहीं ना होंगे, फाइनली होंगे ना? बेटा मिड में थोड़ी सी है, आपको रिलैक्स कर देंगे। मिड में आपकी जो असाइनमेंट्स है ना उसकी बुनियाद जी पे सर। नंबर लग जाएंगे, लेकिन फाइनल आपको होने सर तो सर 30 नंबर तो पक्के है ना यानी कि? और 18 नंबर सर 18 और 12 सर सेशनल भी। सेशनल नहीं है बेटा, फकत 18 सर 12 नंबर किधर गए? 12 टीचर के पास। सर वही ना, वो सर सारा कुछ आपके पास ही है ना, ये तो सर मैं कह रहा हूँ। जी जी बेटा बिल्कुल। सर 30 में से 30 आ गए और फाइनल में से सर 30 में से 9 भी आ गए तो सर 39 का बी ग्रेड सर आ जाएगा, कोई मसला नहीं। अल्लाह करे आपके 50 आएंगे, हमें तो इसमें कोई इशू नहीं है बेटा। हमने क्या भाई करना ये पेपर कब होने हैं हमारे? है सितंबर में इंशाल्लाह। सर आपने 50 अरे एग्रीकल्चर के तो शुरू हो गए हैं। चलिए जी आपके भी हो जाएंगे, आपके जब ये 30 लेक्चर पूरे हो जाएंगे ना 30 लेक्चर, ठीक है जी तो आज हमारे ये बिलाल अमान को पेपर की बहुत जल्दी है इंशाल्लाह। यार मैंने कई काम पे जाना। चलें जी ठीक है, थैंक यू। ओके सर। अल्लाह